हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम लेखपाल पटवारी, उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, कनिष्ठ सहायक, जो भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद में। किस में दी गई है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ अंग नहीं माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यह है पुराण। ठीक है, पुराण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह है बौद्ध का। किनका है? बौद्धों का। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह है नागसेन। ठीक है, मिलिंद राजा और किस बौद्ध भिक्षु कौन सा है? नागसेन। यानी इनके बीच के जो है मिलिंद के प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। तो देखिए, महाभाष्य के रचनाकार का जो है क्या नाम है? पंतजलि। क्या नाम है? पंतजलि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो देखिए, जो कालिदास द्वारा रचित है मालिका अग्निमित्रम, ठीक है, इस नाटक का नायक कौन था? तो याद रखेंगे, कौन था? अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। इसी के अंदर इसका नाम छुपा हुआ है। ठीक है। अगला हो जाएगा, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप याद रखेंगे बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन था इनमें से जो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये था डाईमेकस। कौन था? डाईमेकस। अगला है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये किसने किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, इसको आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था गाइस? तो आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आप याद रखेंगे महमूद गजनबी के। किसके शासनकाल में था? महमूद गजनबी के। अगला है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। यानी सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखेंगे 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। अगला है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आप याद रखेंगे जेम्स प्रिसेप। कौन था? जेम्स प्रिसेप। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो आप याद रखेंगे प्राकृतिक भाषा और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था शक छत्रप रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, शक छत्रप रुद्रदामन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, यानी इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है,
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह है प्रयाग के, ठीक है, प्रयाग के अभिलेख में। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशैन किस शासक का दरबारी था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशैन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। किसका था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला है, दिल्ली के महरौली कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो देखिए, दिल्ली के महरौली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित क्या है? प्रसिद्ध लौह स्तंभ। तो ये किसकी स्मृति है? तो ये किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। कहते हैं देखिए, ये लौह स्तंभ होने के कारण भी 98% इसमें लोहा है, लेकिन अभी भी इसमें जंग नहीं लगी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आप याद रखेंगे, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो आप याद रखेंगे, तो देखिए पहले क्या आए थे? वेद आए थे। क्या आए थे? पहले वेद आए थे, वेद के बाद ब्राह्मण, फिर अर्यक और फिर उपनिषद। ये किसमें? हमारा ऑप्शन ए में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो देखिए, अथर्ववेद को आप याद रखेंगे, अथर्ववेद को छोड़ देंगे तो अथर्ववेद किसमें नहीं है? पहले वाले में। ऋजुवेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? त्रयी या वेद त्रयी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कलिंग विजय कब हुई थी? कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में। तो इसके उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी किस धर्म को जो इसने अपना लिया था? तो आप याद रखेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो किसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो क्या था? पढ़। क्या कहते थे? पढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस, जो मुद्रा राक्षस है, ठीक है, विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी जो विषय वस्तु है गाइस, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में ये। अगला है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में नहीं है। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो क्या था? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने देखिए भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो आप याद रखेंगे, 7 भागों में। कितने भागों में? 7 श्रेणियों में जो है इसने विभाजित किया था। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो आप याद रखेंगे, अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। अगला है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो आप याद रखेंगे, समुद्रगुप्त ने। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। अगला है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो रूपक। क्या कहते थे उनको? रूपक। अगला है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। अगला है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति, ठीक है, तुलगमा नीति। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ये क्वेश्चन कई बार बना भी है, तो आप याद रखेंगे किस युद्ध में किया था इसका प्रयोग इसने? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो आप याद रखेंगे, बुलंद दरवाजा का। किसका कराया था? बुलंद दरवाजा का।
अगला है आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो आईन अकबरी देखिए एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो आईन अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के। किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी। तो आप याद रखेंगे अकबर और हेमू के बीच। कब हुई थी, 1556 में। और किसके बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच। अगला है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रदान किया था। तो मनसबदारी प्रणाली जो थी तो कहीं कहीं मानसबदारी भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं मनसबदारी प्रणाली, तो कहीं कहीं आपको मान भी लिखा हुआ है, कहीं भी मन भी। तो इसको जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, अकबर ने। किसने शुरू किया था, अकबर ने। अगला है हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा जो लिखा था गाइस, ये किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अकबर के शासन में महाभारत, ठीक है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो किस नाम से जाना जाता है, रज्म नामा, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। तो ये किसका हुआ था, औरंगजेब का। किसका हुआ था, औरंगजेब का। अगला है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो आप याद रखेंगे मोहम्मद हुसैन। देखिए मोहम्मद हुसैन जो था, ये जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर, ठीक है, वहाँ का एक कौन था, चित्रकार था गाइस। कौन था ये, वहाँ का एक चित्रकार था। अगला है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो आप याद रखना अल्फा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अगला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये कौन था गाइज, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी वो कौन था, टॉम्स रो। कौन था, सर टॉम्स रो। तो गाइज ये थे आज के जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूपीपीसीएस का एग्जाम लेखपाल पटवारी में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा आपका एग्जाम चाहे कनिष्ठ सहायक का ले लो, लेखपाल का तो हो गया अपना, उसके बाद हमारा कनिष्ठ सहायक भी है, फॉरेस्ट गार्ड भी है गाइस, ठीक है, वो बंदी रक्षक पुलिस वाला भी है। काफ़ी एग्जाम होने वाले, तो इन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे गाइस। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।